अस्सलामुअलैकुम। माली साल 2020-21 की बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। कराची स्टूडियो से मैं हूं इमरान सुल्तान। आज थर्ड डे और आज पोस्ट बजट का हमें इंतज़ार है कि पोस्ट बजट अनाउंसमेंट जो होगी, कल जो बजट पेश किया गया उसको रैशनल जो करेंगे, जो उसकी तौजीहात पेश की जाएगी मिनिस्ट्री की तरफ से। हमारे या तो हो सकता है मुशीर ख़जाना हो या फिर हम्माद असद जिन्होंने कल बजट पेश किया था, वो आज जो है ये जो आदाद जो टारगेट्स वगैरह सेट किए गए उसके ऊपर जो है वो सहाफ़ियों को ब्रीफ करेंगे। कल से हम बहस कर रहे हैं। आज बिजनेस रिकॉर्डर की बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइन मैंने देखी, एन इन्फेक्टेड बजट। जाहिर है कि बिल्कुल कोरोना के कंट्रास्ट में देखें, और फिर नीचे अली खजर असलम का भी है, अंजुम इब्राहिम जो है वो भी लिखती हैं हाउ विल द इकोनॉमी फेयर इन दिस बजट। और आगे चल के जो अली खजर का है वो कहते हैं कि बिटवीन द IMF एंड द कोविड-19, तो ये बात तय है कि इस वक्त पिछले माली साल 2000 की जो थर्ड क्वार्टर है, 9 महीने के जो हमारे रिजल्ट्स थे उनको देख के ये बजट जो आइंदा के लिए इस टारगेट्स वगैरह जो है या परफॉर्मेंस आप कहें कि उसको रखी गई है। बट एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी इस वक्त मौजूद है। एक सवाल या निशान है कि कोविड से हम कब बाहर निकलेंगे, इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर मौजूद है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि एक मिनी बजट जो है वो ऑन कार्ड्स है। आगे चल के सितंबर अक्टूबर में जब IMF का भी एक प्रेशर होगा तो उस वक्त एक मिनी बजट देखा जाएगा। बहरहाल कहां तक ये बजट हमारे जो है इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट और माहिर मालियाती उमूर किस तरीके से देख रहे हैं, इस वक्त ट्रांसमिशन में डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं और अंजुम इब्राहिम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप रेजिडेंट एडिटर रिकॉर्डर की और उनका प्रोग्राम पैसा बोलता है आप हर हफ्ते देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पहले मैं शुरू करूंगा, फरमाइएगा कि ये बजट किस तरीके से आपने देखा, कितनी इसमें चीजें क्लियर हैं, कितना इबहम है, कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है और किस हद तक ये इन्फेक्टेड बजट आपने पाया। जी शुक्रिया आपका और अंजुम का भी। ये बिल्कुल इन्फेक्टेड बजट नहीं है जो जी IMF की जो अग्रीमेंट है उसके दो बुनियादी प्लैंक्स है। एक ये है कि मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट किया जाए और दूसरा ये है कि मैक्सिमम कर्जों का बोझ बढ़ाया जाए। ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्टिव IMF का है, इस अग्रीमेंट का है और इसको बहुत ईमानदारी से फॉलो किया गया है। FBR टैक्स रेवेन्यूज जो है ये प्रोजेक्टेड है, इसकी जो ग्रोथ है वो 27% है। अगर ये कोविड को नज़र रख के और इसके जो माशी नुकसानात है उसको नज़र रख के बनाया होता तो 27% टैक्स में ग्रोथ रेट FBR टैक्स ग्रोथ रेट न रखते। जाहिर है इसको तो बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और सेल्स टैक्स की ग्रोथ रेट 35% है। तो ये उस लिहाज से। दूसरा ये कि कर्जों पे पूरा साल चलाने का इनका इरादा है। जो परमानेंट डेट है उसमें 89% ग्रोथ है, यानी ऑलमोस्ट डबलिंग है। और जो इजारा से पैसे वसूल करने हैं, हासिल करने हैं और ट्रेजरी बिल्स में 158% ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है। ज़्यादातर जो इनकी ये यहाँ भी शो होता है कि जो ग्रोथ है वो कैपिटल रिसीट से हासिल करेंगे, जिसका शेयर 28% होगा जो फोर्थ कमिंग बजट है। तो और ये टैक्स रेवेन्यू तो जाहिर है हासिल नहीं कर पाएंगे। ये 5.5 ट्रिलियन की तरह ही फर्जी नंबर है। बोरोइंग से करेंगे। ये करंट ईयर में इन्होंने बैंक बोरोइंग रखी थी 338 मिलियन एंड इट हैज गॉन अप 5 टाइम्स टू 1723। तो ये बेसिकली मामला चलाएंगे बोरोइंग से, कर्जों से, बॉन्ड फ्लोटिंग से, टी बिल से। ये इसी तरह मईशत को चलाएंगे। जो मईशत में स्ट्रक्चरल चेंजेस आई है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, इसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, इसका एहसास भी नहीं है। ये डायरेक्शनलेस बजट है और बगैर किसी एंकर के है।
नंबर्स डाले गए हैं इधर से उधर, तो मुझे नहीं पता कि ये बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ना ऑब्जेक्टिव अंजुम इब्राहिम, क्या वाकई ये हकीकतन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आप उनकी थ्योरी को बाय करती हैं, ये एक डायरेक्शनलेस बजट है और पूरे साल मजीद कर्जों पर ही हमें गुजारा करना है, और जिस तरीके से 158% टी बिल के ऊपर आपने ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है, 89% आप और परमानेंट डेट के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने देखी, या किस तरह का, अगर इन्फेक्टेड बजट आप लिख रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, तो किस तरह से इसको कह रहे हैं अंजुम इब्राहिम? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फेक्टेड बजट है वो हमारी हेडलाइन है। वो रिपोर्टर्स या जो हमने रिपोर्ट किया या एनालिसिस किया उसमें वो नहीं आता। दिस इज समबडी फ्रॉम द ठीक है। So, but having said that, I actually agree with this headline, और उसकी वजह ये है कि पेंडेमिक जो है, जो कोरोना वायरस, आई थिंक द रेफरेंसेस टू द कोरोना वायरस, उसका काफी हद तक जो एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू में जो इम्पैक्ट हुआ है वो पिछले साल भी हुआ है, और इस साल जो है, चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफा जो पीक होनी है पेंडेमिक की, पहले उन्होंने जून कहा था, फिर जुलाई कहा, सुना है अर्ली अगस्त भी उन्होंने कहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक दैट द budget is infected to that extent, to the extent that the uncertainty surrounding the pandemic, कि क्या ड्यूरेशन है, कब क्या इनके इक़दामात होते भी हैं, कोई लॉकडाउन के नहीं होते, वो क्लियर नहीं है, एंड दीज विल हैव मेजर इम्प्लीकेशंस ऑन आवर रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑन आवर एक्सपेंडिचर। बट हैविंग सेड दैट, मैं बिल्कुल कैसर साहब से एग्री करती हूँ कि जो इनके जो रेवेन्यू के जो हैं स्पेसिफाइड कॉलम्स में, कि कितना कस्टम्स में होगा, कितना डायरेक्ट टैक्स से होगा, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन होगी, और कितना एक्सपेंडिचर करंट एक्सपेंडिचर का है, कितना पीएसडीपी है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इन्होंने मोर और लेस विद वेरी माइनर एडजस्टमेंट्स इन्होंने वो पिकअप किया है फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो ये हमने अभी रिसेंटली जो लिया था इमरजेंसी फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो आरएफआई है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट से, जो उनके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं फंड के अप्रैल 2020 के, तो वो हमने सारा वहां से लिया था। एनी प्रोजेक्शन दैट वाज मेड बाय द, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जो भी प्रोजेक्शंस उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ने शेयर की हैं फंड के साथ, वो दे आर सब्जेक्ट टू मैसिव रिविजिट, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इन्होंने शेयर की थी पिछले साल, उन्होंने कहा था कि जी बजट डेफिसिट जो है 7.2 होगा, अगस्त में जाके इन्होंने कहा कि नहीं जी वो 8.9% है। सो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ pandemic and Ministry of Finance infection involved in that budget. अच्छा, अब ये तय है फिर कि ओवर एम्बिशियस टारगेट्स हैं हमारे, फिर स्पेशली रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से भी लास्ट ईयर जो था, शुरू में जब बात की जाए 5.5 ट्रिलियन का, इस मरतबा भी ये कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर तो, मतलब इस मरतबा तो हम पेंडेमिक के खाते में डाल रहे हैं, लास्ट ईयर भी बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस था। ये टारगेट्स और स्पेशली जो पिछले हमारे आदादो शुमार आए, एक बड़ा, कल डॉक्टर हफीज पाशा से भी बात हो रही थी, दो चीजों पे हमें बड़ी हैरत हुई, जो बात की उन्होंने कि इस वक्त आपकी जो जीडीपी ग्रोथ 0.38 या 0.4%, 0.4% अगर गिरी है, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5% गिरी है। ये यहाँ पे गलत नंबर्स बताए गए हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या वाकई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 0.4% आई है, या इससे कहीं ज्यादा है, और अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा हो सकता है? देखिए ये स्टैटिस्टिकल मैनिपुलेशन जो है शौकत अजीज के ज़माने में परफेक्ट की गई। परसेंटेज जो होता है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला के कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ा दें तो परसेंटेज गिर जाएगा, डिनोमिनेटर कम कर दें तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। ये मुस्तकिल शौकत अजीज के दौर में होता रहा कि एक जीडीपी ग्रोथ रेट हाई दिखाते थे, बड़ी तालियां बजवाते थे उस पे, और अगले साल जब इकोनॉमिक सर्वे आता था तो उसमें रिवाइज डाउनवर्ड कर देते थे। रिवाइज डाउनवर्ड करने का मतलब, अच्छा अगर वो हाई ग्रोथ रेट पहले से मेंटेन रखेंगे
तो उसके जो नेक्स्ट ईयर का जो ग्रोथ रेट होगा वो थोड़ा लोअर होगा, इसलिए कि डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो ये क्या करते थे कि डिनोमिनेटर को रिवाइज डाउनवर्ड कर देते थे ताकि वो अगले साल का भी अच्छा ग्रोथ रेट दिखा सके। ये ट्रिक इन्होंने इस दफा दोबारा इस्तेमाल की है। वाह 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 वाह। देखिए बात सुने सर, पिछले 10 दिन से हमें जो बताया जा रहा था, हमें ये कहा जा रहा था कि जनाब फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता था, तो वो डार साहब भी उसके ऊपर बड़े उसको जो है वो डिक्टेट करते थे। आप शौकत अजीज साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये कहा गया कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को वहां से निकाल के प्लानिंग कमीशन के अंडर किया गया, और इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि ये नंबर्स बिल्कुल सही बताती है। कैसर साहब, आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि समझ जरा अंजुम इब्राहिम करें। ये देखें 3.3% दिखाया, उसको डाउनवर्ड अप कर दिया 1.9% जी, और अब दिखा रहे हैं कि 0.4% ग्रोथ रेट है। अगर ये 3.3% पे कैलकुलेट करें तो ये बिल्कुल पाशा साहब सही कह रहे हैं। हाँ। ये -1.5 या -2% के करीब जा सकता है ये। ठीक है। तो ये बेसिकली बात ये है कि जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री की लीडरशिप है, हाँ। ये शौकत अजीज के कैबिनेट में थे, और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल्स ने शौकत अजीज से जो सीखा है ट्रिकरी, वो ट्रिकरी अब दोबारा इस्तेमाल की जा रही है। वो चाहे उसको फाइनेंस में रखे, प्लानिंग में रखे, जो भी रखे, फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो यही काम करती है, वो सबसे यही काम करवाएंगे। ओ, तो फिर बेकार है ना सर, हम जो इतने घंटों जाया करते हैं, दिनों जाया करते हैं एक एक फिगर के ऊपर, यहाँ पे उसकी हम सारी चीजें करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, ये सब तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती इन रियल टर्म्स, अगर ये नंबर ही गलत हैं तो। अगर आपको याद हो, मैं जब सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर में था, हम मुस्तकिल हर साल पब्लिश करते थे एविडेंस के साथ किस तरह नंबर्स की मैनिपुलेशन होती है। तो तमाम रिपोर्ट्स अभी भी एसपीडीसी के वेबसाइट पे है, कोई भी जाके देख सकता है। ठीक है, मैं अंजुम इब्राहिम आपकी तरफ आता हूं, और ये जो बात की जा रही है कि अल्लाह अल्लाह करके हमने किबला थोड़ा दुरुस्त किया था, एफबीएस को हमने जो है अब प्लानिंग कमीशन के अंदर दिया, और ये जो बात की जा रही है 3.3% ग्रोथ, वो पीएमएल-एन के दौर की थी, जिसको बाद में रिवाइज डाउन भी हुआ, नहीं इनके सॉरी पीटीआई गवर्नमेंट की, और फिर वो 1.1% पे, वो भी पाशा साहब का जो थिंक टैंक है वो इसको सामने लेकर आया था, और ये क्रेडिट लिया गया कि इस हुकूमत ने आदाद शुमार को बेहतर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी का अमल लेकर आए। लेकिन क्या सूरत-ए-हाल वही चल रही है? एफबीएस में उसी तरीके का एक माइंडसेट बैठा हुआ है, और फिर अगर हफीज पाशा साहब अगर ये कह रहे हैं कि ये 1.5 से 2% नेगेटिव ग्रोथ है, तो फिर तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ओके, फर्स्ट थिंग इज कि जो नेशनल अकाउंट्स होते हैं, जो जीएनपी जो रेट होता है, वो एवेल्युएट करने के लिए आपको एक गवर्नमेंट की मशीनरी चाहिए होती है। आई डोंट थिंक इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक कोई थिंक टैंक हो वो ये कर सकता है, हाउएवर कॉम्पिटेंट दे मे बी। आई मीन आई डोंट चैलेंज हफीज। वो सर है कि नहीं वो जो उनके एक्सेस जो होता है, गवर्नमेंट मशीनरी का जो एक्सेस होता है, उसके ऊपर आप कह रही है। उन्होंने भी जी उन्होंने जो भी आपको डेटा दिया है दैट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट डेटा। तो यहाँ जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी करती है डेटा, तो इतने नॉट क्लेवरली करती है, नॉट क्लेवरली या इतने बेवकूफ़ाना तरीके से करती है कि वो अगर कोई भी एस्ट्यूट किस्म का इकोनॉमिस्ट हो या जो एनालिसिस करता हो, जो कि पाशा साहब करते हैं, तो वो दे ही कैन पिक एंड चूज कि जी ये गलत किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ से ये कहेंगे कि जी हमारी वो जो बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर ऊपर आप देखें कि सीमेंट की जो सेल है, हाँ जी, वो कम हो गई है। तो यू कैन ऑब्वियसली चैलेंज द डेटा। तो ये जो चैलेंज डेटा है ये बहुत अच्छा। मगर कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड अबाउट द नेगेटिव 0.4% जीडीपी जो ग्रोथ रेट इस दफा इन्होंने की है, वो जो पाशा साहब ने 1.5% 1 से 1.5% कही है, आईएमएफ ने 1.5% रखी है, जो आपके वर्ल्ड बैंक है उन्होंने हमारी -2.6% रखी है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दोस फिगर्स आर फ्लोटिंग अराउंड। और वो चीज जो जब इनसे पूछा गया था पाशा इनसे हफीज शेख साहब से कि सर ये इतना क्यों डिस्क्रिपेंसी है, तो वो कहते हैं जी अनसर्टेनिटी बहुत है, पेंडेमिक का पता नहीं कि कितना होगा, उन्होंने ज्यादा कर दिया पेंडेमिक का
चले हमने एटलीस्ट हमने IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदाजों से अच्छा काम किया, बेहतर काम किया थोड़ा, चले ये कह ले, हम खुश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। आगे चलते हैं। नहीं आप ये ना कहें, आप ये कहें कि मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सूरत-ए-हाल ये है कि 2.67% ग्रोथ हम दिखा रहे हैं एग्रीकल्चर की, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या वाकई एग्रीकल्चर ग्रोथ इतनी हमारी हुई है, और विद कंट्रास्ट ऑफ दिस लोकस्ट अटैक आगे जाके सूरत-ए-हाल हमारी GDP उस तरह से नहीं खड़ी होगी। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई एक ऐसे वक्त में जब पूरे ऊपर से अक्रॉस द बोर्ड हमने कहा कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे आए, 2.67% की आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो जस्टिफाई करती है? इस पे भी सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि वीट आउटपुट डिस्प्यूटेड है। पहले कहा कि जी बहुत हो गया, एक्सपोर्ट करो, फिर कहा नहीं जी इतना नहीं हुआ, इंपोर्ट करो। शुगर आउटपुट जो है वो भी डिस्प्यूटेड है कि जी बहुत शुगर है, एक्सपोर्ट करो, रिबेट दो। तो जब ये वीट और शुगर हमारी 4 मेजर क्रॉप्स हैं, जिनमें वीट और शुगर 2 हैं बड़े क्रॉप्स, इनकी आउटपुट डिस्प्यूटेड है, तो ये जो 2.6% एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये भी फिर मेरे ख्याल में इसमें कुछ सवालिया निशान हमें रखने चाहिए। ठीक, अंजुम साहबा। जी, ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ, यस ऑन एग्रीकल्चर ग्रोथ। जी, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है जी, उसका इम्पैक्ट जो है वो पेंडेमिक का उसमें सुना है कि ज्यादा नहीं हुआ। दिस इज अ क्लेम बाय द इकोनॉमिक सर्वे व्हिच आई वुड एग्री विद। उनमें काफी इम्पैक्ट हुआ है लोकस्ट का। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या आउटपुट उसकी है कि नहीं है। कैसे साहब ऑब्वियसली नोज अ लॉट बेटर देन आई डू, बट आई वुड इमेजिन कि जो लोकस्ट अटैक है वो मेरा ख्याल था इससे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा, बिकॉज द फर्स्ट स्टोरी, अगर आप अखबार देखें या अगर आप अपनी ट्रांसमिशन ही देख लें इमरान साहब, तो यू विल सी दैट द फर्स्ट रिपोर्ट्स दैट began to appear in Pakistani press, in the media, इलेक्ट्रॉनिक भी और दूसरा भी प्रिंट मीडिया, वो जुलाई का है। जुलाई 2019 से लोकस्ट अटैक शुरू हो गया था। तो वो अब कंसिस्टेंटली, एज यू नो, कि अभी वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल में गट फीलिंग है सिर्फ, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्वियसली फैक्ट्स, मेरे पास डेटा नहीं है, मगर मेरा यही है कि ये इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ नहीं होगा। मगर और प्लस वी आल्सो हैव अ वाटर प्रॉब्लम, बिकॉज़ द वाटर इशू रिमेन्स। सही, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा तारीख, क्योंकि आप रिसर्चर भी हैं, आप ये फरमाइएगा, एक हमारे यहाँ जो एक हिस्ट्री है डेफिसिट्स बजट्स की पाकिस्तान में, क्या कभी ऐसा हुआ कि हम सरप्लस बजट्स हों हमारे मुख्तलिफ अदवार में? पिछले 2 डेकेड्स की अगर बात करें तो शायद मुश्किल से ही कोई मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन इससे पहले एक आध दफ़ा 3-4 साल पहले कुछ मुझे ऐसी रिसर्च मिली थी कि हमारे यहाँ सरप्लस भी हुए थे, वो बावजूद अब मुझे नहीं मिल पा रहा। तो थोड़ी मेरी रहनुमाई कीजिएगा, पाकिस्तान में ये दौर गुजरा है कि सरप्लस बजट्स हमारे यहाँ हुए हों और उसके बाद ये धड़ाधड़ डेफिसिट्स आ रहे? नहीं, बजट सरप्लस कभी भी नहीं हुआ, और बजट सरप्लस क्रिएट करना कोई मुस्बत बात है भी नहीं। इसकी वजह यह है कि एक डेवलपिंग कंट्री जिसको रिसोर्सेस चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमेशा एक छोटा सा डेफिसिट रखते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। अगर आप सरप्लस बजट रखेंगे तो वो मुनासिब नहीं है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट कर लेंगे तो उसकी फाइनेंसिंग के इश्यूज हो जाएंगे। पाकिस्तान का इशू ये है कि हम बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इसका दूसरा पहलू ये है, इंडिया तकरीबन 10% बजट डेफिसिट पे ऑपरेट करता रहा है, लेकिन वो जो रिसोर्सेज जनरेट करते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है ताकि मईशत की प्रोडक्टिविटी बढ़े। हम जो हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं करंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस करने के लिए, हम असासे नहीं बनाते, हम अपनी मईशत की इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाते। यही डिफरेंस है। ठीक है, मतलब हम अपने जारी अखराजात उनके कमी के लिए उनको किसी तरीके से हम करके अपनी गाड़ी चलाएं, जबकि वहां पे बाकायदा जो है वो बात होती है कि किसी तरीके से मईशत का पहिया चले, एक डायरेक्शन है वहां पे, यहाँ पे हम डायरेक्शन लेस हैं। ये पूरी अंजुम साहिबा पूरी जो मईशत की कारकर्दगी पिछले 2 सालों में जो बारहा कल भी बात की गई, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आप
20 अरब डॉलर आपको मिला था जब आप आए थे, वो अब 3 अरब डॉलर पर आप लेकर आ गए। बहुत अच्छी बात है, हेड्स ऑफ टू द पीटीआई गवर्नमेंट के करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा इतना कम हुआ, बट एट व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी कीप ऑन राइटिंग इन द बिजनेस रिकॉर्डर। बेसिक चीज जो ये है, जब तक असद उमर साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, हम उनको काफी क्रिटिसाइज भी करते थे, मगर जब तक वो फाइनेंस मिनिस्टर थे बहुत सारे जो इकदाम थे वो बैलेंस थे। एट दैट टाइम जो डिस्काउंट रेट था वो भी इतना नहीं था कि इट वाज अ नेगेटिव फैक्टर ऑन प्रोडक्टिविटी, प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटी। और जो उन्होंने एक्सचेंज रेट भी रखा था, वो भी अगर आप देखें तो रियल एक्सचेंज, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट, वो रुपी जो था वो अंडर वैल्यूड हो गया था बाय द टाइम ही लेफ्ट। सो अप्रैल तक आप देखिएगा कि 20 बिलियन डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे हमारे पीएमएल नवाज की गवर्नमेंट, दैट हैड कम डाउन टू अबाउट 11 बिलियन, बट द कॉस्ट वाज मच लेस। सही। ये जब आए हैं जो हफीज शेख साहब और रजा बाकर साहब जब से आए हैं, इन्होंने तो तबाही मचा दी इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज व्हिच दे एग्रीड विद द फंड। तो उसकी वजह से आपका 11 बिलियन से लेके आप कह रहे हैं 3 बिलियन हो गया, मगर वो जो एक्स्ट्रा 1-2 बिलियन जो हैं जो इन्होंने अचीव कर लिया है, जो रेट ऑफ डिक्लाइन ड्यूरिंग असद उमर जरा कम था, वो मेरा ख्याल में इट वाज नॉट वर्थ इट, एंड इट हैज स्टाइफल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो कसर छोड़ी थी तो वो एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है बेस्ड ऑन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ठीक है, यानी जब मामला मैं इस पे एक बात कह दूं कि अगर मैं अपने बच्चों से कहूं कि 1 महीना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और महीने के बाद मैं शोर मचाऊं, देखो मेरे बैंक में कितने ज्यादा पैसे हैं, तो ये कोई तारीफ काबिल नहीं है ये बात। सर कम से कम असद उमर साहब के वक्त में दिन में दोपहर का खाना तो मिल रहा था, आधे वक्त का तो मिल रहा था। यू कैन से आधे वक्त का तो मिल रहा था। हाँ, लेकिन असद उमर जो है जैसे भी जो भी हम उनकी बारे में इलेक्टेड अवाम के नुमाइंदे थे, आजकल तो किराए के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो चला रहे हैं मईशत को। बट एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि असद उमर साहब जो थे उनमें इतनी कैपेसिटी थी कि वो लोगों की बातें सुनते थे। ही वुड, आपने हफीज पाशा का नाम लिया, वो उनसे राब्ते में थे, उनसे एडवाइस लेते थे, चाहे सारी नहीं लेते मगर थोड़ी बहुत लेते थे। ये जो करंट टीम है वो किसी के एडवाइस, यानी इसका मतलब है कि जब मामलात पॉलिसीज पीटीआई के अपने पास थी, हाथ में थी, तब तक एक स्पेस थी। अंजुम गलत है, ये एडवाइस लेते हैं, ये वॉशिंगटन से लेते हैं। चले वो बात कहां से कहां चली गई, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अब सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि हमें कल कहा गया करंट अकाउंट, अच्छा अब स्पीच के हवाले से बात करें, जो परसों इकोनॉमिक सर्वे था वहां पे भी दोनों चीजों को, चाहे अब हमें बताया गया कि नए कर्जे नहीं लिए हैं, बात यह है कि जो हमने एक्सचेंज रेट सेट किया, जो हमने पॉलिसी रेट से सेट किया, उसकी वजह से इन कर्जों में बढ़ोतरी हुई है। तो बाबा वो भी तो आप ही ने किए ना, वो किसी और ने थोड़ी किए आगे। अंजुम साहबा एग्जैक्टली और वो भी जी वो मैं यही कहना चाह रही थी कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो ऑलरेडी हमारा जो रुपी था वो अंडर वैल्यूड था व्हेन असद उमर लेफ्ट द मिनिस्ट्री, और वो फिर और होता रहा है। स्टेट बैंक का ये मौकफ रहा है और उन्होंने हमें लिखा भी है बिजनेस रिकॉर्डर को, और ये उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है कि जी ये जो हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि वो उतना वो अंडर वैल्यूड है, मगर अगर आप वो नहीं रिफ्लेक्ट करता, वो किसी चीज में रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आप क्यों उसको अपने वेबसाइट पे करते हैं। एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू एंड विद योर व्यूअर्स कि ये व्यू जो है ये प्रीवियस जो गवर्नर्स एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो शेयर नहीं करते हैं। वो उन्होंने यही कहा है कि it does reflect whether the rupee is under or overvalued। ठीक है, चले अब नीचे आए सर, अब नीचे आए, अब आप 13.25% से नीचे आ गए 8%।
अब वो जिससे पहले हम लिखते भी रहे, पढ़ते भी रहे, बोलते भी रहे, बहुत हॉट मनी के हवाले से वो निकल गई, वो चली गई वापस, वो किस्सा तमाम हुआ गालिबन। अब प्राइस आपके डिस्काउंट रेट भी, पॉलिसी रेट भी आप नीचे लेकर आ गए। क्या आप समझ रहे हैं कि 8% पे ये जब कोविड खुलेगा, इसके बाद पाकिस्तान खुलेगा, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो आगे चल पाएगी, पनप पाएगी इन लेवल्स के ऊपर? मुतालबा तो इसमें और कमी का है, क्या और कमी की तरफ अगर आप जाएंगे तो रेंट सीकिंग नहीं शुरू हो जाएगी डॉक्टर साहब? जो इन्फ्लेशन दो सोर्सेस से आता है ना, डिमांड साइड और सप्लाई साइड से। जी। जिस वक्त इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया तो डिमांड साइड से तो इन्फ्लेशन नहीं थी, फिर सप्लाई साइड से थी। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाते हैं जब डिमांड साइड से इन्फ्लेशन होती, तो कोई जवाब नहीं था। ठीक है। अभी भी डिमांड साइड से इन्फ्लेशन नहीं है। सही। जो पॉलिसी रेट रखना है वो जो स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट को देख के रखना है, समथिंग लाइक 2%। समथिंग लाइक शौकत अजीज के जमाने में हुआ जी कि लोग बैंक से लो इंटरेस्ट लोन लेके स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेट करें। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट टू लुक फॉर, नॉट द इन्फ्लेशन रेट। और टैक्स रेट को कम करने की जरूरत है। जीएसटी का रेट 17% पाकिस्तान में चल ही नहीं सकता। ये डिमांड है बिजनेस कम्युनिटी का कि रेट हाफ करे। मैं तो 5% मुफ्त कह रहा हूँ। अगर हमने मईशत को बढ़ाना है तो इंडस्ट्री के जरिए ही प्रमोट कर सकते हैं, और इंडस्ट्री 5% जीएसटी से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के पीछे पड़े हुए हैं। This economy does not have the capacity to generate more tax revenue. हमें एक्सपेंडिचर कम करना होगा, और एक्सपेंडिचर कम नहीं कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है, साल भी एक्सपेंडिचर कम नहीं किया। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, नॉन डेवलपमेंट। ठीक है, अंजुम इब्राहिम आपकी तरफ आता हूँ। और सूरत हाल जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक डायरेक्शन लेके चलने की कोशिश की गई, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश की गई विद हायर पॉलिसी रेट, यानी शरह सूद बढ़ाकर कोशिश की गई किसी तरीके से अफरात ज़र को काबू किया जाए। कहां तक इसमें हमें कामयाबी मिली और कहां तक हम नाकाम हुए, इसके ऊपर थोड़े से बहस करके फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त ट्रांसमिशन में अंजुम इब्राहिम, रेजिडेंट एडिटर बिजनेस रिकॉर्डर, और डॉक्टर कासिम बंगाली माहिर मुआशरात हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अंजुम इब्राहिम, आपसे मैं एक सवाल ये रख रहा था कि जो बात की जा रही थी स्टेट बैंक की पॉलिसी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ इन्फ्लेशन को कर्टेल करने की कोशिश, कि शरह सूद बढ़ाकर महंगाई को ख़त्म किया जाए या काबू में किया जाए, किस हद तक इसके ऊपर जो है वो ये कारगर साबित हुआ? कहा यह जाता है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का टूल है जिसे पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश की, और हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था, हमने उसको डिमांड मैनेजमेंट से साइड कंट्रोल करने की कोशिश की। ये गलत पॉलिसी थी। आप क्या कहेंगे? तीन चीजें इस पे कहना चाहूंगी। पहली बात तो यह है कि बिफोर द न्यू इकोनॉमिक टीम वाज इंडक्टेड, व्हिच वाज अप्रैल में, मेरा ख्याल में अप्रैल 20 तारीख को आए थे हफीज शेख और रजा बाकर साहब स्टेट बैंक गवर्नर आए थे कोई 6 मई को। इनसे पहले जो इन्फ्लेशन रेट था वो लोअर था। ये जब दोनों आए थे इन्होंने कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज की एंड प्लस ऑल द अदर IMF कंडीशनैलिटीज, तो उससे रेट बढ़ा है और प्रोजेक्शन इस साल की 13% थी एज पर द IMF डॉक्यूमेंट्स। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जो डिस्काउंट रेट था वो रजा बाकर साहब ने ब्रेकिंग फ्रॉम पास्ट प्रेसिडेंट्स, जो कि डिस्काउंट रेट सेट होता था जी ऑन कोर इन्फ्लेशन, नॉट ऑन CPI, क्योंकि CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो कंपोनेंट्स थे उसमें जो डिस्काउंट रेट का कोई इफेक्ट नहीं होता था। पेट्रोलियम प्राइसेस आप ले लीजिएगा फॉर एग्जांपल, दे हैड नथिंग टू डू विद, तो ये तभी कोर इन्फ्लेशन लेते थे। इन्होंने आके तो सेट किया ऑन CPI। अब आप देखिएगा कि CPI लोग कह रहे हैं कि ये और कम होगा, और वो मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि रेट और कम होगा अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही कैन सक्सीड इन आर्म ट्विस्टिंग रजा बाकर, देन कम शायद हो जाए। मगर जो बजट डॉक्यूमेंट है उसने फोरकास्ट किया है इन्फ्लेशन 6.5%। नाउ दैट इज नॉट द सेम रेट एज प्रोजेक्टेड बाय द फंड इन इट्स, मैंने जो अप्रैल डॉक्यूमेंट का बात की थी RFI की जो, तो उसमें उन्होंने 8% किया है। तो मुझे तो ये कम होता नजर नहीं आ रहा अगर ये उसी पे अड़े रहेंगे हमारे रजा बाकर साहब।
तो 8% इन टुडेज वर्ल्ड, द पेंडेमिक है, एक्सपोर्ट्स आर डाउन, प्रोडक्टिविटी इज डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई, रिसेशन नियरली वर्ल्ड ग्लोबल रिसेशन है। तो ये तो मुझे हमें तो लगता है कि 13.25 से 8% की बहुत हमारी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गई है मॉनेटरी, बट मुझे तो नहीं लगता गिवन द न्यू रियलिटी पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है। डॉक्टर साहब आपका व्यू क्या है? क्या हकीकतन हमारी यहाँ महंगाई इस पॉलिसी से इतनी कम हो गई, या फिर पेंडेमिक की वजह से हमें एक जो रिसेशन आ चुका था, या जो एक बिल्कुल लॉकडाउन था उसकी वजह से डिमांड कम हो गई, उस कंप्रेशन की वजह से हमने किया, और क्या बाद में आप देख रहे हैं कि ये पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा, महंगाई मजीद नीचे कम होगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को हमने किसी तरीके से खड़ा करना है? डॉक्टर साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट की मैनिपुलेशन थी वो तो डिमांड साइड से तो इन्फ्लेशन था ही नहीं, सप्लाई साइड से था जी। और अभी भी डिमांड साइड से इन्फ्लेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, हुकूमत अपनी डॉक्यूमेंट में करोड़ से ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर रही है। तो डिमांड साइड से तो इन्फ्लेशन होगा नहीं, सप्लाई साइड से होगा। और ये सितंबर अक्टूबर में इन्होंने इशारा भी दिया है कि बिजली और गैस वगैरह की प्राइसेस बढ़ेगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस ड्राइव करेगी इन्फ्लेशन को। तो पॉलिसी रेट तो इन्फ्लेशन से नहीं, उसका कोई कनेक्शन है। पॉलिसी रेट जो है वो तो मजीद लोअर जाना चाहिए, खास तौर पे वर्किंग कैपिटल जो चाहिए बिजनेस को, वो इस 8% पे भी फीजेबल नहीं है। मतलब सर, अगर आप बिजली बढ़ाएंगे, गैस बढ़ाएंगे, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिवली बढ़ाएंगे, तो महंगाई तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। यही कह रहा हूँ, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होगा, जो भी इन्फ्लेशन हुआ, डिमांड साइड इन्फ्लेशन आगे भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इस सूरत हाल में मौजूदा बजट, जब कल से हम हेडलाइंस देख रहे हैं कि टैक्स, नो न्यू टैक्सेस, कोई नया टैक्स जो है इस हुकूमत ने नहीं लगाया। आउटले अगर उठा के देखें तो आउटले 7,295 अरब का, विच इज 11% लोअर देन दैट वाज 8,238 अरब का। ये डेफिसिट है, इसमें तकरीबन 3,437 अरब का। अंजुम इब्राहिम, बताइएगा कि नया टैक्स आप लगा नहीं रहे, लेकिन आपने जो रेट्स को ऊपर नीचे किया उसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? महंगाई के हवाले से भी मैं इन जनरल कमेंट चाहूंगा, और ये 3-3,500 अरब का जो हमारा डेफिसिट है, इसके लिए क्या हुकूमत के पास एवेन्यूज है फिर इस डेफिसिट फाइनेंसिंग के? जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था, यही हम अपने मॉनेटरी, फिस्कल और मॉनेटरी ऑपरेशन से करेंगे। मेरे ख्याल में जो ये गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस की रद्द-ओ-बदल की है, इसमें हम भूल जाते हैं कि उन्होंने कोई नियरली 49 बिलियन रुपीस की रिलीफ दी है, एंड दिस इज प्रोबेबली रिफ्लेक्टिव ऑफ, आप देखिएगा कि रजाक दाऊद साहब के आप प्रीवियस स्टेटमेंट देख लें तो वो यही कह रहा था कि रेवेन्यू शुड नॉट बी ड्रिवन by the need to raise revenue, but it should be based on some other basic premise, और वो उन्होंने इस दफा करने की कोशिश की है। आई विश देम सक्सेस। वो ये है कि जब वो रिलीफ मेजर्स देंगे, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी में रिलीफ दिए हैं बहुत सारे आइटम्स को, जो रॉ मटेरियल होता है हमारी इंडस्ट्री का, और भी रेगुलेटरी ड्यूटीज एंड ऑल दैट, दे हैव रिड्यूस्ड दोस। तो वो अगर जंप स्टार्ट कर सके प्रोडक्टिविटी को, एंड दिस इज द थिंग, तो फिर इनके जो और टैक्स रेवेन्यूज हैं वो बढ़ेंगे, या इवन कस्टम ड्यूटीज एक्सपेक्ट के बढ़ेंगी, बिकॉज अगर वो इनिशियली नीचे करते हैं तो वो फिर एज द इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ रिएक्टिवेट्स, इंपोर्ट खोलना पड़ेगी ना फिर टू एन एक्सटेंड, मैम, टू एन एक्सटेंड इंपोर्ट खोलना पड़ेगी ना फिर कस्टम ड्यूटीज के हवाले से। इंपोर्ट तो खुली है, आप नहीं, मतलब जिस मैं ये बात कह रहा हूं कि जब हमने बिल्कुल अपनी ये जो मौजूदा पॉलिसी थी हमारी, हमने बिल्कुल बैन कर दिया था, कॉन्ट्रैक्शन कर दी थी। अब बैन नहीं की, कभी नहीं की थी, बैन नहीं किया था, वी हैड मेड इट अनअट्रैक्टिव बिकॉज़ ऑफ द डॉलर रुपी पैरिटी और ड्यूटीज। attractive ban तो मेरा ख्याल नहीं किया था, मगर अब ये कर रहे हैं कि by giving those tax relief, this was the logic presented by the during the FBR press briefing on the same yesterday budget के बाद उन्होंने की थी, और यही था कि जी हम इस तरह बढ़ाएंगे but through productivity, which is actually I think a very good approach।
तरीके से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था इकोनॉमी को, आप अपना जो है करंट अकाउंट लेकर आए थे फ्रॉम $20 बिलियन से $3 बिलियन पर लेकर आए और आपने डिस्करेज किया था इंपोर्ट्स को, तो वहीं पे आपका ड्यूटीज वगैरह की वजह से रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ था। मैं उस सेंस में वो बात कर रहा था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि कोविड के पैराए में बहुत ज्यादा फोकस जो है वो पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हेल्थ है, एजुकेशन है, 1% ऑफ जीडीपी हम नहीं लगाते थे कभी भी। इस मर्तबा क्या आपने देखा कि कितना हम प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ इस बजट में आए हैं टुवर्ड्स आवर हेल्थ केयर सिस्टम? हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सिर्फ पैसा डालने से ठीक नहीं हो जाएगा। पिछले 70 साल में हमने उसकी इंस्टीट्यूशनली उसको इरोड किया है, तो अचानक पैसे डालने से तो ठीक नहीं हो जाएगा। इसमें बहुत सीरियस काम करना होगा। तो बजट ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट, बजट्स होने चाहिए, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। अगर वफाक इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करें ये काम करने के लिए, और जो फाइनेंसिंग हो वो कंडीशनल ग्रांट्स हो, ताकि वो आउटपुट और आउटकम के बेस पे वफाक पैसे दे। सिर्फ पैसे दे देना मसला हल नहीं होगा। इट इज लीकिंग टैंक इन ऑल द प्रोविंसेस, और जितने पैसे आप डालेंगे वो जाया हो जाएंगे। मैं जब सिंध गवर्नमेंट में था 2010-11 में 80 अरब का एजुकेशन का बजट था। मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा था मुझे आप 40 अरब दे, मैं ठीक कर दूंगा एजुकेशन, क्योंकि मसला पैसों का नहीं था उस वक्त। मसला ये कि पैसे जो हैं वो तो सारे ज़ाया हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसे डालेंगे ज़ाया हो जाएंगे। तो इट्स रियली द स्टेट को अपना पूरा रवैया बदलना पड़ेगा। स्टेट का रवैया खास तौर पे जब से न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स हमने अडॉप्ट किया है वो ये है कि तालीम और सेहत रियासत का काम ही नहीं है। ये फलसफा हमें खिड़की से बाहर फेंकना पड़ेगा। तालीम और सेहत रियासत का काम है, और ये तस्लीम करना पड़ेगा, और रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अंजुम साहबा फरमाइएगा, कम से कम एटलीस्ट हेल्थ के हवाले से रियासत ने कितनी जिम्मेदारी ली है इस मौजूदा बजट में हेल्थ केयर सिस्टम पे? हेल्थ आई थिंक इसमें मैं हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहराऊंगी, बिकॉज एसेंशियली इनके पास पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए। अब आप देखिएगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी जो है, और जो सबस्यूम्ड इन द एहसास प्रोग्राम जो बहुत सिग्नेचर प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो पिछले साल 180 बिलियन रखे गए थे, मतलब ये जो आउटगोइंग है दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये सिर्फ 208 बिलियन रख सके। सो रियली नॉट अ मेजर, दे जस्ट सिंपली डू नॉट हैव द फाइनेंसेस टू मेक एनी मेजर डिफरेंस एट दिस स्टेज। और मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जो इनकी इकोनॉमिक टीम है वो इंस्टेड ऑफ नाउ डूइंग सम काइंड ऑफ अ बैलेंस, जो कि हमें थोड़ा बहुत नजर आता था जब असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अब नजर नहीं आ रहा है। अब ये है कि टोटल कॉन्ट्रैक्शन आप करें पॉलिसीज, और उससे फिर ऑब्वियसली अगर आप ट्रैक्शनरी पॉलिसीज करेंगे, पहला जो कटौती लगती है जैसे कि आपको मालूम है वो तरक्याती बजट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, तो इनके पास और कोई गांजी है नहीं। जाते जाते लास्ट कमेंट में चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे और अंजुम इब्राहिम आपसे भी, क्योंकि हम थक गए ये सुनते सुनते कि पिछले 2 साल में या जब से हम IMF में गए हमने एक पैसा भी मरकजी बैंक से हुकूमत ने नहीं लिया। जरा रहनुमाई कीजिएगा, क्या आपने हकीकतन ऐसा हुआ है कि आपने एक पैसा भी नहीं लिया? अगर ऐसा है तो फिर मनी इन सर्कुलेशन जो है वो क्यों इतना बढ़ा, रिकॉर्ड साइज उसका क्यों बढ़ा? और फिर दूसरा ये कि जब आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं तो उनकी पहली शर्त यही होती है कि आप नोट प्रिंट नहीं करेंगे। हमें क्यों मिसगाइड किया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है डॉक्टर साहब? जी, ये नंबर्स थोड़े हुकूमत को ही चाहिए एक्सप्लेन करे। जो बैंक बोरोइंग है वो 338 से 5 टाइम्स बढ़ गया 1723, और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और उसमें जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का कंपोनेंट जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो स्टेट बैंक की प्रॉफिट्स है, विच हैव डबल्ड। ये प्रॉफिट तो उसी वक्त आता है जब आप नोट प्रिंट करते हैं। तो ये जरा एक्सप्लेन करें कि दो मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स। अंजुम इब्राहिम, योर वर्ड्स प्लीज। I can't add to what Kaisar Saab has said. I think
I think he said it all. ये बहुत ही मेजर इशू हमारे लिए है. They are not only printing money, but they are also जो स्टेट बैंक से ठीक है borrowing zero हुई है, but that is one of the major primary. सही. और वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहाँ गए? वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं फिर उनमें क्या होता रहा? बात यह है कि अगर हमने सेंट्रल बैंक से नोट नहीं लिए. बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम इब्राहिम, डिजिटल बिजनेस रिकॉर्डर, और डॉक्टर कैसर बंगाली माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है. मौजूद थे इस सेशन में. ट्रांसमिशन हमारी जारी है. यहां पर वक्त हुआ है न्यूज ब्रेक का. न्यूज ब्रेक के बाद प्रोग्राम और ट्रांसमिशन एक बार फिर हम कंटिन्यू करेंगे. लॉसेस इतने हुए और इतना आपका खसारा हुआ, अभी तो चीज़ें सर्टेन ही नहीं है आपके पास. लिहाजा इन हालात में बजट पेश करने की कोशिश की गई. महज एक रिवायत है, उसको आगे जारी रखने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हुकूमत ने अपनी पूरी सी कोशिश की है. अब रहा इसमें सवाल कि आम आवाम के लिए, तो जी आम आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान में बजट से कहीं ज़्यादा हमारा मसला है गवर्नेंस का. आप ये देखिए, ऑयल प्राइसेस $74-75 से नीचे आ गई, $30-35 तक. आपके पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम हुई. क्या बसों में किराए कम हुए? क्या ट्रांसपोर्टर्स ने अपने किराए कम किए? क्या वो महंगाई जो खान साहब सोच रहे थे कि कम होनी चाहिए पाकिस्तानी आवाम के लिए, वो हुई? नहीं हुई. इसलिए नहीं हुई कि वो पुअर गवर्नेंस है. तो ये बजट का मसला नहीं है, ये गवर्नेंस का मसला है. पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो तक चले गए थे. क्या बजट में गए थे या वापस नीचे बजट से आए? वो एक गवर्नेंस का मसला है. तो हम इंतजामी मामलात को बजट से जोड़ने की अगर उस पैराए में देखेंगे तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में इस अवाम के लिए इस तरह से. अच्छा, आप मिसाल के तौर पर जिन मुश्किल हालात का मैंने तज़किरा किया, तो हमेशा से हम देखते थे कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, मरतबा हुकूमत के पास वो स्पेस नहीं थी. उस चीज़ को वैसे ही रखा उन्होंने. सही तजवीज़ आई थी, लेकिन उसको फिर रद्द कर दिया गया. ये जानना चाहेंगे इमरान सुल्तान, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ को देखते हुए ही बजट सामने रखा गया होगा या बजट प्लान किया गया होगा. तो क्या दूसरा कोई ऑप्शन था? बजट नहीं पेश किया जाता या कुछ दिन डिले कर दिया जाता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता? मिनी बजट, यानी कि फिर उम्मीद रखी जाए आगे चल के मिनी बजट जो है वो बिल्कुल इट्स रिटन ऑन द वॉल कि आगे चल के मिनी बजट आएगा, बिल्कुल आएगा. क्योंकि आप IMF का भी प्रेशर है, बहुत सारी चीजें, कम से कम एक डायरेक्शन है जिसको हम देख रहे हैं. अच्छा, अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि जो अच्छी चीजें की, जो ड्यूटीज वगैरह के हवाले से बात कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है ना, महंगाई. इस मुल्क में महंगाई आई 13.25% शरह सूद से. इस मुल्क में महंगाई आई, डॉलर जो आपका 165-70 रुपए तक पहुंच गया, तो इंपोर्टेड चीजें महंगी हो गई. सलाह पाकिस्तान बेसिकली क्या है, हमारी मार्केटों में जो है वो बिल्लियों के लिए और डॉग्स जो फीड है वो भी इंपोर्टेड है सारी. आप दालें आप इंपोर्टेड है आपकी सारी. तो ये हमारी महंगाई की वजह थी. और अब जाहिर है कि इस सिलसिले में थोड़ी कमी बिल्कुल होना चाहिए, उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन खालिसतन यहाँ पे हम इसको गवर्नेंस का मामला देख रहे हैं. चूंकि अब चीजें नीचे आई, आपके शरह सूद नीचे आई, साथ ही साथ इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी कम किए. तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, आपको इस वक्त आवाम दोस्त बजट नहीं चाहिए, आपको इस वक्त सरमायाकारी दोस्त बजट नहीं चाहिए, आपको इस वक्त एक ऐसा बजट चाहिए जो इस गर्दाब में जहां पे आप फंसे हुए, यहां से आपको एक इमरजेंसी के तौर पे पुल आउट करे, यहां से निकाले. आपको इस इंतहाई मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक बजट चाहिए. तो हुकूमत ने अपनी वो कोशिश की है इस वक्त निकालने के लिए. अच्छा इमरान सुल्तान, ओवरऑल हम देख रहे हैं, कल से बल्कि परसों से हम ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं और आपके साथ काफी ज्यादा एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं. इस कल बजट आने के बाद आपको क्या लगता है कि ताजिर इस पर खुश है, सनतकार इस पर खुश है, या कौन सा तबका है? सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं. ताजिर जैसे कि भी बात हो रही थी, ताजिर कह रहे थे कि जनाब उसकी लिमिट जो 50,000 से 1 लाख रुपए कर दिए शनाख्ती कार्ड होते, इसको भी हटा दें. ताजिर तभी अपनी तजवीज़ है. हाँ, मतलब वो स्टेक होल्डर है, अपने अपने मफादात हैं. वो ताजिर जो है इस मुल्क में इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते. तो आप कोई भी ऐसे इकदाम करेंगे जो आप उनको इंक्लूजन की तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ लेकर आना चाहेंगे, टैक्स नेट के अंदर लेकर आना चाहेंगे, वो भागेंगे. तो उनका तो ये फेवरेट उनके हवाले से हो नहीं सकता. अच्छा इमरान, ये भी बता दीजिएगा, अब जिस तरीके से बजट पेश हो गया है, तो क्या ये वाकई इतना ज्यादा हमें मतलब इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट अच्छा बजट लग रहा है कि हम इस मुश्किल वक्त से गुजर जाएंगे? वंस अगेन कोशिश पूरी की हुकूमत ने, बट बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड और ख्वाहिशात के ऊपर मबनी रेवेन्यू टारगेट से आपके अगेन लास्ट ईयर रखा था 5.5 ट्रिलियन, 5,500 अरब.
इस मरतबे भी ऑलमोस्ट उतना ही रखा, लेकिन जब आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, आपकी इकोनॉमी में दम नहीं है, तो आप कहां से इतना रेवेन्यू करेंगे? तो ये आदाद शुमार है, हुकूमत की कोशिश जरूर है, लेकिन हुकूमत बहुत ज्यादा मजबूर है। हुकूमत की मजबूरियों को भी हमें समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया इमरान न्यूज़ में ज्वाइन करने के लिए। तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2 बजे होने जा रही है। इस हवाले से आगे चल के अपने नाजरीन को भी अपडेट करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। आज न्यूज पर पोस्ट बजट ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मालियाती अमूर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट इंजीनियर एम जब्बार साहब। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। और हमारे साथ मौजूद होंगे मियां जाहिद हुसैन जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड इंटेलेक्चुअल्स फोरम के। मियां साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब्बार साहब आप बताइए, कल का जो हमने बजट देखा, इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से भी हमारी डिस्कशन हुई। पिछले 365 दिन जो हमारी कारकर्दगी रही उसके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की। अब अगले 365 दिनों के लिए जो टारगेट्स हमने रखे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि किस हद तक की हकीकत से करीब टारगेट्स हैं? बजट जो लोग कह रहे थे कि आवाम, हुकूमत क्लेम करती है आवाम बजट आवाम दोस्त बजट है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट है, क्या वाकई मुमकिन है इस वक्त इन हालात में, मौजूदा कोविड के हालात में इस तरह का बजट पेश करना? हुकूमत के लिए बहुत लिमिटेड स्पेस है जिसमें उसने ये रस्म निभानी थी। कहां तक हुकूमत कामयाब हुई? जब्बार साहब। देखिए इमरान, मेरा ख्याल है कि ये तो एक हकीकत है कि लेट अस ऑल्सो गिव देम, मैं कहूँगा कि करेक्शन मार्जिन ऑफ सिचुएशन बीइंग। जी इमरान, मैं आवाज आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ फरमाइए। ये इमरान देखेंगे, एक तो मेरा लेट अस बी ऑनेस्ट, और ये भी एक हकीकत है कि हमें इनको जो है एक करेक्शन मार्जिन इस सिचुएशन में देने की जरूरत है। बिल्कुल। गवर्नमेंट के पास जो भी वसाइल हैं, उस वसाइल को किस तरीके से इस एक साल में प्लेस किया जाना चाहिए, जो आपने कहा कि उसकी 65 डेज की एक गारंटीड परफॉर्मेंस कैसे रहेगी। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज दी मेन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के आगे हम कहें कि हमारी डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, मगर अब सप्लाई साइड पे गवर्नमेंट के पास जो कुछ है वो हैं रिसोर्सेज व्हिच हैव टू बी जनरेटेड फ्रॉम द कलेक्शन फ्रॉम अस, और दूसरा एक मेन जिसको कहता है स्टॉक है, वो नॉन रेवेन्यू। अब उसमें आप देखें कि उसमें एक प्राइवेटाइजेशन चूंकि स्लो हो चुकी है, फिर भी कुछ रकम जो है उसके हवाले से भी इंडिकेट की गई है। अब हम बात करें कि इस वक्त 100 बिलियन हाल में जो भी 100 बिलियन मेरे ख्याल से, जी हाँ 100 बिलियन। अब हम बात करें कि इस वक्त जो भी एक कलेक्शन होने जा रही है, जिसको हम क्लोजिंग फिगर्स कहेंगे, उससे मेरा ख्याल है कि इसको इंक्रीज और इंक्रीमेंटल वैल्यू पे एक एस्टिमेट्स बनाए गए हैं कि ये अब कलेक्शन वुड बी इन अनदर 365 डेज। अब ऐसा लगता है कि इसके कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट्स को एक रियलिस्टिक वे में अकाउंट फॉर करने के बजाय मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट आल्सो हैज बीन ट्रैप। जो गवर्नमेंट्स होती हैं तो उनको भी एक फ्लावरी किस्म की एक पिक्चर जो है वो लेजिस्लेटर्स के सामने भी रखनी है, और उन लोगों के सामने भी रखनी है जिसमें हम लोग भी हैं स्टेक होल्डर्स, कि हम जो है वो क्रिटिसिज्म का पहलू जो है वो कम से कम लाएं। क्योंकि अगर ये इस कलेक्शन को टू बी कलेक्टेड एस्टीमेट जो 365 का है, अगर इसको रियलिस्टिकली ये लाते हैं तो फिर इनका पूरा बजट जो है जिसमें मुख्तलिफ चीजों के लिए एलोकेशंस हैं, उसमें बहुत सारी कटौती करने की जरूरत है। मियां जाहिद साहब, आपने देखा, मैं आता हूं सर आपकी तरफ। मियां जाहिद साहब, 27% ग्रोथ जो है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है आप रेवेन्यू टारगेट्स के ऊपर रख रहे हैं, क्या मुमकिन होगा? लास्ट ईयर 5.5 ट्रिलियन रखा, सब हंसे, सबने कहा ये नामुमकिनात में से है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक। वो तो उसके बाद कोरोना हो गया तो सब कुछ उसके अंडर चला गया। नाउ इस मरतबा जो 27% की ग्रोथ है, एक ऐसे वक्त में जब कोविड अनसर्टेन है कि कितनी तबाही फैलाएगा, कितना कहां पे जाके ये रुकेगा, कुछ डायरेक्शन नजर आई, या अगेन ये सिर्फ आदाद शुमार है जो सामने रख दिए गए और वो भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान सुल्तान साहब, ये जो बजट हमने कल सुना और आज हमने उसके कुछ मजीद भी उसको पोस्टमार्टम किया, उसको देखा,
मैं ये समझता हूँ कि ये जो तकरीबन 25-24% की जो इसमें ग्रोथ इन्होंने दिखाई है रेवेन्यू में, कि इसमें ये रिकवरी होगी, ये कैसे होगी? ये जादू के जरिए होगी, ये किस तरह होगी? क्योंकि आपकी जो बिजनेसेस है वो ऑलमोस्ट क्लोज्ड हैं, शॉपिंग सेंटर आपके क्लोज्ड हैं, सारा बिजनेस आपका बंद है, और आगे आप प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि ये जुलाई के एंड तक चलेगा और उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। फिर ये कि पूरी दुनिया जो है उसके असरात के बाद एक नई दुनिया में तब्दील होने जा रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो गई, नई दुनिया में होने जा रही है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि आपके बिजनेसेस में उस तरह से ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये रिवाइवल के जो है इस वक्त मसला है। ग्रोथ की तो बात बहुत दूर की बात है, देखना यह है कि लोग सस्टेन कैसे करेंगे, रिवाइव कैसे करेंगे। और इस सिचुएशन में अगर कोई बता दे मुझे कि ये 1000 रुपए जादू के जोर से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इसी तरीके से फिर बात यह है कि 650 अरब, अभी जो आप शायद 100 अरब की फिगर बता रहे थे, मेरी मालूमात के मुताबिक जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 650 अरब है, और पिछले साल जो है वो रखा गया था 150 अरब। उसमें बताया गया था कि प्राइवेटाइजेशन से नॉन रेवेन्यू जो इनकम होगी वो कोई 150 अरब होगी प्राइवेटाइजेशन से, वो भी कोई नहीं हुई, $1 भी नहीं हुई, और इस साल 650 कैसे होगी, ये भी नामुमकिनात में से है। तो इस ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक सूरत थी जो हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट की थी, देखिए हमें वे फॉरवर्ड चलना है, और हम हुकूमत के साथी हैं, हम हुकूमत के मुखालिफ नहीं है, हमने कोई तनकीद नहीं करनी, हमने हुकूमत को वे फॉरवर्ड देना है, रास्ता बताना है। तो हमने जो गवर्नमेंट को रास्ता बताया था वो ये बताया था कि इकोनॉमी को अगर आप चलाएंगे और केक साइज बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पीएसपीपी भी आ जाएगा, रेवेन्यू भी आ जाएगा, आपके पास स्पेस भी आ जाएगी, लेकिन वो काम होता हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस बजट में रिवाइवल या होप का कोई अंसर नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटस को बजट है। मिसाल के तौर पे हमने जो सजेशन दी थी गवर्नमेंट को, हमने कहा था कि जी आप 1-2 साल के लिए ऑडिट्स बंद कर दीजिए, आप जो 5 सेक्टर हैं जीरो रेटेड वाले, जिनको खत्म कर दी थी जीरो रेटिंग, उनकी जीरो रेटिंग बहाल कर दीजिए। बिजली और गैस की कीमतें जो है आपके पास स्पेस भी अवेलेबल है, उसको 50% आप कम कर दीजिए। इसी तरीके से एसएमईज के लिए आप कोई ना कोई अच्छी स्कीम लेके आए, आल्दो के कुछ स्कीम हैं गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक की स्कीम है, मगर बात यह है कि वो एसएमईज को फाइनेंस लेना नामुमकिनात में से है कि उसकी जो ठीक है, जरा आते हैं सर, आगे डिटेल में वहां पे भी जाते हैं। जावेद बिलवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। जी सर, मैं आता हूं आपकी तरफ। पाकिस्तान के साथ ट्रेड है और दूसरी ट्रेड है, उनको बहाल कीजिए, मार्कअप का रेट 4% कीजिए। ये अगर हेलो मेरी आवाज आ रही? जी मियां साहब, मैं आपकी तरफ डिटेल में आता हूं। इस वक्त जावेद बिलवानी साहब से हम बात करना चाहेंगे। बिलवानी साहब, चलती तो ऑटोमेटिक आपको रेवेन्यू मिलते। जी मेरी आवाज आ रही? सर आपकी आवाज आ रही है कि जरा आप होल्ड कीजिएगा, अब आपकी थॉट को मैं आगे लेके चलूंगा। जावेद बिलवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, किस हद तक मतलब एक वो नारा लगता है अवाम दोस्त बजट, हुकूमत कहती है, ऑपोजिशन कहती है अवाम दुश्मन बजट है, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, प्रो इन्वेस्टमेंट बजट, प्रो बिजनेस बजट जो एक कंड्यूसिव माहौल पैदा करे। भाई हालात यहाँ पे ये हैं कि इस वक्त आपको पता नहीं कि कोविड जो है वो कितना तबाहकुन साबित होगा। आपको इस वक्त सिर्फ एक ऐसा बजट चाहिए जो आपको इस गर्दाब से निकाल सके, इस इमरजेंट सूरत से निकाल के आपको अपने पैरों पे खड़ा रख सके कि आपका कारोबार चलता रहे। मैक्सिमम ये है इस वक्त, इससे आगे तो शायद कुछ भी नहीं है। क्या हुकूमत ऐसा बजट पेश करने में कामयाब हुई? बिलवानी साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अवाम दोस्त बजट और अवाम गरीब, अवाम दुश्मन बजट। मैं इसमें एक और नारा ऐड कर देता हूँ, ये फाइनेंस एडवाइजर दोस्त बजट। शायद इसको यूं कहना चाहिए क्योंकि फाइनेंस एडवाइजर ने, ये दूसरे लोग मेरे साथ पे मौजूद हैं, ये बता दें कि फाइनेंस एडवाइजर ने इनसे कितने दफा मीटिंग की है और कितने दफा बजट पे कंसल्टेशन लिए इनसे, और इनकी रिकमेंडेशन पे कितनी दफा बहस की है। एक भी एसोसिएशन, एक भी चैम्बर पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिससे फाइनेंस एडवाइजर ने मीटिंग की हो, डिस्कस किया हो। यार हमें तो ये बताया गया, हमें तो यह कि जूम पे बाकायदा सेशंस हुए हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन हुई है, उसके बाद हमें तो ये बताया गया। देखिए, मैं पिछले 20-25 साल से इस्लामाबाद आना जाना मेरा है, और कई मेरे मोबाइल फोन के अंदर कोई 20-25 चेयरमैनों के नाम है। आज तक मैंने इतनी बुरी हालत कभी भी नहीं देखी कि इन्होंने कभी मीटिंग नहीं की, ना कोई डिस्कस किया,
हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट एसोसिएशन है। हमारे ना सेंट्रल चेयरमैन ने कोई मीटिंग की, ना मैंने मीटिंग की, ना जोनल चेयरमैन ने कोई मीटिंग की, और ये डॉक्यूमेंटेड है कि पाकिस्तान का निटवियर का एक्सपोर्ट पाकिस्तान में नंबर 1 है। जितने भी ट्रेड, जितने भी एक्सपोर्ट सेक्टर हैं, टेक्सटाइल की पूरी चेन में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट निटवियर है। एफबीआर को भी पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को भी पता है, हमारे से किसी ने मीटिंग नहीं की। ये मैं हल्फिया मियां जाहिद साहब आपके अच्छा, मैं फोरम आपको से एक चीज और बताऊं इमरान भाई, जी मेरी बात जी सुनिए जी जी कि हमारे यहाँ प्राइवेट कंसर्न कंपनियां जो होती है ना, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी, हम किसी आदमी को जब अपॉइंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप मुझे बताएं कि आप क्या टारगेट दे रहे हो और क्या अचीव करके दोगे आपको। हम अगर जॉब पे रखते हैं तो वो हमें बोलता है मैं ये करके दूंगा, ये करके दूंगा। अगर वो अचीव नहीं करके देता तो हम उसको बोलते हैं भाई 9 2 11 हो, यहाँ से तेरा काम नहीं है तो कंपनी तबाह कर देगा। आप मुझे ये बताएं, इन्होंने टारगेट किया था 5.5 ट्रिलियन का, तो 5.5 ट्रिलियन को रिवाइज किया, फिर रिवाइज के बाद 3.9। अरे एक आदमी जब टारगेट देता है उसके 10-20% ऊपर नीचे चलो पहुंचे तो आप बोलोगे यार ये अपना टारगेट। जावेद साहब ये तो आपकी जावेद साहब आदमी किस काम का आदमी? नहीं जावेद साहब, माजरत के साथ ये तो आपकी नाअहली है ना फिर, कि आपने ऐसा आदमी ही क्यों रखा जो आपके कारोबार को तबाह कर रहा है। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। एफबीआर का चेयरमैन बिठाया था, 6 महीने में छोड़ के भाग गया वो। इसका क्या मतलब है कि आपने सही आदमी नहीं बिठाया था, आपकी चॉइस गलत थी। आप मुझसे मीटिंगें करवा रहे थे सारा दिन हमारे, और हम कहते थे कि ये गलत कह रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। क्यों भाग गया चेयरमैन एफबीआर का? इन्होंने सारे काम उल्टे किए। आगे चलते हैं, ठीक है आते हैं आप आपकी तरफ आते हैं। जी सर, जी जनाब, मुझे ये बताइएगा, कंसल्टेशन ट्रेड यूनियन से, ट्रेड बॉडी से, एफपीसीसीआई से, केसीसीआई से और चेंबर से कंसल्टेशन हुई या नहीं हुई? तो किस लेवल पे हुई और कितने आप होपफुल थे मियां साहब? जी मैं बता रहा हूँ आपको। पहले थोड़ा सा मैं एक आध जुमला बोल दूं जावेद बिलवानी साहब के कमेंट्स जो हैं। असल बात यह है, जावेद बिलवानी साहब की जो आपने बात सुनी वो एक दुखी दिल की आवाज है, और वो दुखी दिल क्यों है उनका इतना ज्यादा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो शख्स हैं या ये वो इदारा है जिनकी खास तौर पे आम पुष्टि की गई है। इनको 0 रेटिंग थी पहले, वो 0 रेटिंग इनकी खत्म कर दी गई, ये कह के कि आपको 48 घंटे में रिफंड मिलेंगे। वो 48 घंटे में क्या हो तो 6 महीने में भी रिफंड नहीं मिले। बात यह है कि आप $4 अरब पहले लोगों से टैक्स लेते हैं, एडवांस टैक्स लेते हैं सेल्स टैक्स की मद में, और फिर कहते हैं कि हम इसे वापस लौटाएंगे, जो आप लौटाते नहीं। तो बात यह है कि ना तो आप 0 रेटिंग बहाल करते हैं, ना आप उनका टैक्स वापस करते हैं। तो ये दुखी दिल है, ये कारोबार कैसे चलाएं? हमने ये अभी आपने कहा ना कि हमारी क्या कंसल्टेशन हुई थी, हमारी जब हफीज शेख साहब से और रजाक दाऊद साहब से कंसल्टेशन हुई तो हमने उन्हें यही गुजारिशात की थी कि ये 0 रेटिंग आप बहाल कर दीजिए, उस वक्त तक बहाल कर दीजिए जब तक आपके पास मैकेनिज्म नहीं बन जाता कि आप फुल प्रूफ मैकेनिज्म हो, आप लोगों को रिफंड दे सकें। जब आप दे ही नहीं सकते तो फिर आप मतलब किसी एक तरफ करें ना, आप लोगों को यानी लिक्विडिटी इरोड ना हो। इनका जो लिक्विडिटी का कंसर्न है वो उसको एड्रेस करें, लिक्विडिटी इरोड ना हो। अच्छा, एक तो बात ये थी। दूसरी बात हमने ये गुजारिश की थी कि आप जो अभी ये कोरोना सिचुएशन, और बात ये है कि इस वक्त जरूरत ये है कि आप लोगों को ऑक्सीजन फराहम करें, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करें, ताकि हर शख्स, हर इदारा, हर कारोबार जब अपने पांव पे खड़ा होगा तो अपने साथ जितने भी उसके मुतल्लकीन है, 100, 200, 500 आदमी जो भी उसको, जिनको वो रोजगार प्रोवाइड करता है, तो वो भी सस्टेन करेंगे। अब बात यह है कि हमने जो ओरिजिनल हमारी एंटिटीज थी, जो रोबस्ट एंटिटीज थी, जो काम कर रही थी, जो 1000, 2000, 5000 लोगों को रोजगार दे रही थी, हमने उनको भी क्रिपल करने की पूरी कोशिश की है, और हमने उनको भी बंद करने की कोशिश की है। अब बात यह है कि जब आप ऑडिट करेंगे और ऑडिट में 100 सवाल उनसे पूछेंगे और पूरे 2-2 साल, 10-10 साल का उनसे रिकॉर्ड मांगेंगे, आपका अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर भी अपने आपने कंडीशन लगा दी है, आपने गैस और बिजली के बिल की कीमतें कम नहीं की हैं, आपके 22,000 कंटेनर इस वक्त कोर्ट पे पड़े हुए हैं, और उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं है कि उनके डिमैरेज और उसका जो डिटेंशन चार्जेस हैं वो पे कर सके, उसमें आपने कोई उनको फैसिलिटेशन नहीं की। एसएमई सेक्टर के हवाले से आपने यकीनन कुछ लोगों को यानी रॉ मटेरियल के ऊपर रिबेट जरूर की है, यानी एग्जम्पशन दी है कस्टम ड्यूटी में, दैट इज ए गुड पॉइंट, लेकिन ये इतना मामूली पॉइंट है कि इसके साथ जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, असल बात ये कि इस वक्त तो आपका
जिंदा रहने का मसला है कि आप जिंदा रहने को तरजीह देनी चाहिए ना आपको, तो ठीक है। जिंदा रहने को आपने तरजीह नहीं दी बल्कि उसको सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ आपने छोटे फिल्मी किस्म के जो इकदाम किए हैं, ओके। उसका उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त इंडस्ट्री को, कारोबार को, रेडी वाले को, फांचे वाले को, छोटे दुकानदार को, बड़े दुकानदार को आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देनी थी कि वो खड़ा रहे। जब वो खड़ा रहेगा तो उसका खानदान खड़ा रहेगा, उसके साथ सही। मैं आपके इस पॉइंट को लेके चलता हूं जब्बार साहब की तरफ। जब्बार साहब, बात यह है कि एक जानिब आपने इतनी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, आप शायद रेगुलेट करने से टुवर्ड्स आप ओवर रेगुलेट कर रहे हैं। आपका जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल है, जो आप इस वक्त जिसकी बात की गई ऑडिट के हवाले से और दूसरी चीजों में, उनका सर्वाइवल मुश्किल है। दूसरी जानिब आप एमनेस्टी दे रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, नो क्वेश्चन आस्क, उसको आपने बढ़ा दिया। ये अगर करना है तो फिर सबके साथ करें, नहीं तो फिर किसी के साथ नहीं करें, या फिर उसको ये सहूलत दें जो वाकई रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये कुछ फर्क है जो बात कर रहे हैं मियां साहब, आप बाय करेंगे इसे? देखें, हम थोड़ा सा इसको अब तफरीक में डालते हैं कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से 2 वादे किए गए थे। एक वायदा जो है वो ये था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे, दूसरा वायदा ये था कि हम 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जो डेली वर्कर्स, डेली वेजर्स जो है वो भी उसी इस्तिलाह में आते हैं जिसको हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फिगर इंडेक्स या अनएम्प्लॉयमेंट फिगर की इंडेक्सेशन। तो ये यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात थी वो इस मुंसलिक हो रही थी इस 50 लाख घरों से। अब तफरीक क्यों की गई है, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इस वक्त मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत ने जो बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो होगा, वो ये था कि कंस्ट्रक्शन पॉलिसी में इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम जो है उसके ऊपर जो है वो एक एमनेस्टी दे दी। नो क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड एमनेस्टी जो पाकिस्तान में मैं हालिया सालों में देख रहा हूँ। मेरे अपने ख्याल में कि FATF के लास्ट रिव्यू के बाद इस किस्म की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं थी, मगर सेंसिंग द रिलैक्सेशन मूड ऑफ IMF, मल्टीलैटरल्स, बायलैटरल्स और जितने भी जो है वो एक डोनर्स हैं, उन सब चीज़ों को सेंस कर कर इन्होंने ये कदम उठाया। वेरी गुड, आई वुड से एटलीस्ट एक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स को सिक्योर करने के लिए या सामने लाने के लिए, या थोड़ी देर के लिए हम चाहे मिस यूज होने के लिए कि पैसे मेरे हैं, मैं किसी मियाँ जायद को दे रहा हूँ या जावेद बिलवानी को दे रहा हूँ कि चलो भाई तुम आगे आओ और काम करो। मिस यूजेस भी होंगे, मगर किस तरीके से इसके यूजेस भी नजर आते हैं, पार्शली परसेंटेज वाइज। अब बात करें कि इंडस्ट्रीज के हवाले से अगर वाकई ये प्लान जो है कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स का वाला चल पड़ता है, तो आपको तो पता है कि ये जो है वो 40 और कभी 39, 40, मेरे नज़रों में जो मेरे पास लिस्ट है मैं इसको 53 इंडस्ट्रीज देखता हूँ। 53 स्मॉल, हुकूमत तो 70 की बात करती है, 70 एलाइड इंडस्ट्रीज। देखें, वो चल पड़ती हैं। एक कोई भी एक न्यूमेरिक्स ले लें, अगर हम 50 का न्यूमेरिक्स भी एवरेजिंग कंफर्टेबल लेते हैं, इट इज़ वेरी गुड। सीमेंट में आप देखें कि इन्होंने थोड़ी सी रिलैक्सेशन अब दी है, इसका मतलब है कि पॉलिसीज की रिफ्लेक्शन आ रही है। मेल्टर्स वगैरह में आप